साथियों, इस नए साल 2022 में हम लोग पहली बार रूबरू हो रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आने वाला साल आपके लिए बहुत मंगलकारी हो और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। संयुक्त संपत्ति के बंटवारे का मतलब ऐसी संपत्ति का विभाजन करना है जिसके संयुक्त रूप से एक से ज्यादा मालिक हैं, और यह बंटवारा इसलिए किया जाता है जिससे कि प्रत्येक दावेदार को अपना हिस्सा स्वतंत्र रूप से मिल सके और वो खुद को मिले हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन सके। यदि संपत्ति का बंटवारा संपत्ति की कीमत को नुकसान पहुंचाए बिना संभव हो तब तो फिजिकल बंटवारा किया जाएगा, लेकिन यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना बंटवारा संभव नहीं है तब नुकसान भरपाई या कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और हमारे चैनल रसाम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर एक सीरीज चला रहे हैं और हमारा आज का वीडियो भी उसी कड़ी में अगला कदम है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार कौन लोग इस बंटवारे के हकदार होंगे और क्या तरीके हैं संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के, आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। संपत्ति को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक पूर्वजों की संपत्ति और दूसरी खुद अर्जित की हुई संपत्ति। पूर्वजों की संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल या पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, जबकि खुद की अर्जित की हुई संपत्ति में बंटवारा नहीं किया जा सकता। पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती। सन 2005 के संशोधन से पहले महिलाओं को ऐसी संपत्ति में वारिसदार नहीं माना जाता था। हालांकि माता और दादी को बंटवारे के समय उनका हिस्सा मांगने का अधिकार था। 2005 के संशोधन के बाद महिलाएं पुत्री भी जन्म से ही संपत्ति में वारिस हो जाती हैं और उनके भी अधिकार पुत्र के अधिकार के समान ही हो गए हैं। इसलिए अब शादी के बाद भी पुत्री हिस्सा मिलने की हकदार है। अब प्रश्न यह है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसको इस तरह से समझें। मान लीजिए राम की प्रॉपर्टी है और वो अपने पीछे श्याम और रमेश दो पुत्रों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब श्याम के सिर्फ एक पुत्र है और रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है। इस परिस्थिति में राम की संपत्ति के दो बराबर हिस्से होंगे जो श्याम और रमेश को मिलेंगे। अब श्याम के हिस्से में से दो बराबर हिस्से होंगे जो श्याम और उसके पुत्र को मिलेंगे, लेकिन रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है, इसलिए रमेश के हिस्से के तीन बराबर हिस्से होंगे जो रमेश, उसके पुत्र और पुत्री को बराबर बराबर मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि पार्टीशन या बंटवारा किस प्रकार से किया जा सकता है। जब भी कभी परिवार के कोई दो या दो से ज्यादा सदस्य जॉइंट प्रॉपर्टी में अपना सेपरेट हिस्सा पाने की मांग करते हैं, उस समय में उस संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। यदि सभी सदस्यों की आपसी सहमति बन जाती है तो यह बंटवारा सभी की सहमति से हो सकता है, लेकिन यदि सभी सदस्यों की किसी भी बात पर आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो फिर यह बंटवारा कोर्ट के थ्रू किया जाता है। आपसी सहमति से बंटवारा पार्टीशन डीड या फैमिली सेटलमेंट के द्वारा किया जा सकता है। पार्टीशन डीड के द्वारा संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में उनका जितना हक बनता है उसके हिसाब से बांट दिया जाता है। पार्टीशन डीड इस हिसाब से तैयार की जाती है कि उसमें हर उत्तराधिकारी को उसके हिस्से का संपूर्ण मालिकाना हक मिल जाता है, और इस तरह की पार्टीशन डीड को सारे को ओनर्स एग्जीक्यूट यानी कि अपने सिग्नेचर करते हैं और फिर इस डीड को सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर रजिस्टर करवाना आवश्यक होता है। एक बार यह डीड एग्जीक्यूट और रजिस्टर हो गई तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का मालिक बन जाता है और उसको उस संपत्ति पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो चाहे उस संपत्ति के साथ कुछ भी कर सकता है। पार्टीशन थ्रू फैमिली सेटलमेंट। संपत्ति का बंटवारा फैमिली सेटलमेंट के थ्रू आपस में भी हो सकता है। सब लोग आपस में तय करके एक फैमिली सेटलमेंट डीड तैयार करते हैं
ऐसी कि स्टैम्प पेपर पर होना या रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन सभी के हिस्से कानून के मुताबिक वो जितने के हकदार हैं उस हिसाब से ही होने चाहिए। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी सहमति नहीं बन पाती है और किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो फिर ये बंटवारा कोर्ट के थ्रू किया जा सकता है। कोर्ट में पार्टीशन का सूट फाइल करने से पहले सभी को ओनर्स को एक लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए, जिसमें कि सभी सदस्यों को कितना हिस्सा होगा इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि कोर्ट के बाहर ही विवाद सुलझ जाए। लेकिन यदि आपसी बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो फिर सूट फॉर पार्टीशन सिविल कोर्ट में फाइल किया जाएगा और कोर्ट के निर्णय के अनुसार उस संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। ऐसे केस में सूट की वैल्यू के हिसाब से कोर्ट तय करेगा कि कितनी कोर्ट फीस जमा करनी है और ये फीस सूट फाइल करते वक्त कोर्ट में जमा करनी पड़ती है। ये फीस अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि सूट फॉर पार्टीशन उसी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो संपत्ति है। किसी और कोर्ट में ऐसा केस फाइल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये आता है सभी के मन में कि इस कोर्ट के प्रोसीजर में वक्त कितना लग जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह की कोई वक्त की पाबंदी नियमों में नहीं है और पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप सब जानते हैं कि भारत में न्यायालयों की हालत क्या है और कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट में जाने पर कितना वक्त लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, क्योंकि विषय काफी बड़ा है और समय की सीमा होने के कारण हर पहलू को इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए यदि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, यदि आप कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपको समाधान कारक जवाब जरूर ही दिया जाएगा। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।